दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि युवराज को हो क्या गया है। पहले तो हर रोज एक ना एक वीडियो आ जाती थी, नहीं तो अपने चैप्टर पर, नहीं तो शॉर्ट्स आए थे जिसमें हमने कवर किया था डायनासोर्स के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री के बारे में बेहतरीन वीडियोस डाली थी। आप सोच रहे हो कि क्या बात हो गई, हफ्ते से ज्यादा होने को आ रहा है पर वीडियो नहीं आई। दोस्तों एक्चुअली क्या था, मेरी एक तो तबीयत नहीं ठीक थी कुछ दिनों से, और दूसरी बात घर में कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैं चाहता था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं फिर अपने पोटेंशियल को अपना अपने साथ लेकर आ गया हूँ, और कंस्ट्रक्शन को भी, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले भैया को कह दिया भी थोड़ी आवाज कम करना। तो आज हम अपनी तूफानी भरी सफर को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जो लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ के गया था कि वाई नेपोलियन इज बेटर रूलर देन हिटलर, कि जो नेपोलियन एक हिटलर से बढ़िया रूलर कैसे है, उसका भी आंसर आज आपको वीडियो लेक्चर के बाद मिल जाएगा। ठीक है। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि नेपोली कोड ऑफ 1804, और जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। इसमें बच्चों को ढेर सारे डाउट्स होते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर बार ही आता है। ठीक है। आज ये हम कवर करेंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था, इसमें मैन्योरल ड्यूज एक इतनी छोटी छोटी टर्म्स है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। वो टर्म्स ऐसे ही आते हैं 2 नंबर में। ठीक है। डिफाइन मैन्योरल ड्यूज, सर्वडम, ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो कि बच्चों को नहीं याद रहती। ठीक है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि कैसे नेपोलियन की एक एंट्री फ्रांस में कितनी कैसी रही बेसिकली। ठीक है। आपको भी सस्पेंस में रखता हूँ भी कैसी रही। ठीक है। उसकी जो जब वो फ्रांस में आया तो उसकी कैसी एंट्री रही, फिर जब वो फ्रांस से गया तो कैसी एंट्री रही। ठीक है। ये आज हम कवर करेंगे कि लोग उससे कैसे अट्रैक्ट हुए, उसने लोगों को कैसे अपनी मिठाइयाँ खिलाई जिससे लोग खुश हुए। ठीक है। ये देखेंगे आज। चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों नेपोली कोड ऑफ 1804, जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, ये पेपर में कोई भी फॉर्म में आ सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल लिखना। ठीक है। अब देखते कौन से प्रिंसिपल्स नेपोलियन लेके आया कि जिससे लोग, फ्रांस के लोग खुश हुए। ठीक है। उसे स्वीकार किया, क्योंकि कोई भी एक नई चीज को हम स्वीकार जल्दी जल्दी नहीं करते। लाइक अभी ठंड से एकदम गर्मी आ जाए तो हमें अडेप्ट करना मुश्किल होता है। वैसे ही पहले लुई 16 था, तो वो किंग को हरा के अब जैसे ये आया, वो सारे सिस्टम को पीछे करके नेपोलियन आया, तो कैसे लोगों ने उसे अडेप्ट किया। ठीक है। उन्हें स्वीकार किया, तो वो देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल, ही अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब पहली बात उसने क्या किया, सब जो भी बर्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रिविलेजेस थी, प्रिविलेजेस मतलब राइट्स, ठीक है, जो भी बर्थ के रिगार्डिंग राइट्स थे उन्हें खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, राइट्स, एक बच्चा अभी जन्मा ही है उसे इतने सारे राइट्स दिए होते थे, पर ये भी एक स्पेसिफिक था। जो रिच लोग थे उन्हें उनके बच्चों को बहुत सारे राइट्स थे, जो पुअर थे उनके बच्चों को बिल्कुल कम राइट्स थे। तो ये वाला सिस्टम बंद कर दिया। जो अगर एक रिच के घर बैठा हुआ है और एक पुअर के घर बच्चा हुआ है तो दोनों इक्वल है। ठीक है। ये लेकर आया पहले। फिर उसने कहा कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, भी सारे कानून की आंखों में इक्वल है। ठीक है। कोई भी एक रिच, मिडिल और पुअर तीनों इक्वल है कानून की आंखों में। फाइन। इससे क्या हुआ, लोगों को एक इक्वालिटी की फीलिंग आई कि हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, हम सारे इक्वल हैं। ठीक है। फिर थर्ड, राइट टू प्रॉपर्टी। उसने क्या किया, प्रॉपर्टी का राइट दे दिया। पहले क्या होता था, बेसिकली जो रिच थे लैंडलॉर्ड्स, उन्हें ही प्रॉपर्टी खरीदने का राइट था। जो पुअर लोग थे उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने का राइट नहीं था। वो क्या करते थे, रिच लोगों के अंडर रहते थे, मतलब उनके किराएदार समझ लो, टेनेंट्स ऐसे रहते थे। ठीक है। उसने क्या किया जी, सारे लोगों को प्रॉपर्टी का राइट दे दिया कि आप जमीन खरीद सकते हो। ठीक है। ये राइट लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे लोगों को क्या लगा, अब हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, अब हम एक जमीन खरीद के उस पर ही रहेंगे। फाइन। ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड, ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड कर लिया, जो इतने कॉम्प्लेक्स बनाए हुए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें बेसिकली क्या किया, सिंप्लीफाइड कर दिया। फाइन। फिर क्या किया उसने, अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टर्म्स है ना, ये वाली और ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये कई बार समझ नहीं आती, तो ध्यान से समझना। उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम था जमींदारी सिस्टम।
ठीक है, ये वाला सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म। दूसरी बात, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, फ्रीड पीजेंट्स जो किसान थे उन्हें सर्वडम जो स्लेवरी वाले सिस्टम, गुलामी वाले सिस्टम से क्या कर दिया, आजाद करवा दिया। ठीक है, ये फ्रीड बना है फ्री से, क्या कर दिया, फ्री कर दिया किसको, पीजेंट्स को। पीजेंट्स कौन होते हैं, फार्मर्स। ठीक है, सर्वडम मतलब गुलामी से। फाइन, ऐसे समझा करो, इंटरकनेक्ट किया करो चीजों को। फिर थर्ड, मेन्योरल ड्यूज। मेन्योरल ड्यूज मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पहले लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था, जो गरीब लोग थे वो अमीर लोगों के एज ए किराएदार रहते थे। तो जो मेन्योरल ड्यूज मतलब जो रेंट वाला सिस्टम था, जो वो खत्म कर दिया। अब लोग क्या कर सकते थे, एक प्रॉपर्टी ले सकते थे, एक लैंड ले सकते थे। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो। बेसिकली इसमें क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को और सिंप्लीफाई कर दिया। फिर उसने क्या किया, जो फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी वाला सिस्टम था उसे अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। फिर जो पीजेंट्स को गुलामी वाले सिस्टम से आज़ाद करवा दिया, और जो मेन्योरल ड्यूज था उसे खत्म कर दिया। जो उन्हें किराया देना पड़ता था, गरीब लोगों को अमीर के किराया देना पड़ता था, वो खत्म कर दिया। फाइन, अब थर्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड बेसिकली ये वो थी कि पहले लोग एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, एक गठबंध या जिसे हिंदी में गठजोड़ कहते हैं, वो नहीं बना सकते थे। तो उसने ये कहा कि आप अब से कोई भी एक ग्रुप एसोसिएशन बना सकते। फाइन, इससे क्या हुआ, जो बिजनेसमैन थे उन्हें सबसे बेनिफिट हुआ। ये बेसिकली ये सारे प्रिंसिपल्स का ये मोटिव था नेपोलियन का, कि वो एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करे, टारगेट करे। अब हमें पता है हर इकोनॉमी में बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी में ज्यादा लोग क्या होते हैं, पुअर या मिडिल क्लास। हमें आप इंडिया में भी देख सकते हो, जो ज्यादा लोग हैं नहीं तो पुअर है या मिडिल क्लास है, रिच कम है। वैसे ही उसने क्या किया, जो पुअर थे और मिडिल क्लास थे उन्हें अपना टारगेट बनाया। उसे पता था अगर मेरी मिठाइयाँ रिच मतलब पुअर और मिडिल को अच्छी लगी तो मेरा काम हो गया। तो उसने अपनी मिठाइयाँ के मतलब अपने प्रिंसिपल्स के द्वारा बेसिकली उन्हें खुश किया। ये दोनों पॉइंट भी, पहला पॉइंट भी यही दिखा रहा है कि उसने पुअर की हेल्प की, दूसरा पॉइंट भी यही दिखा रहा है। तीसरा दिखा रहा है जो मिडिल क्लास अभी पुअर से थोड़ा थोड़ा उठ रहे हैं उन्हें भी हेल्प की। ठीक है, कि अब लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, इससे बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, वो अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, पहले ये नहीं कर सकते थे। फाइन, फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया, और बेहतरीन इंप्रूव किया। अब कैसे किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तो उसने क्या किया, नई रोड्स बनवा दी। ठीक है, क्या किया, नई रोड्स बनवा दी। और कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या किया, उसने एक बातचीत का मीडियम और अच्छा कर दिया। पहले बेसिकली लेटर्स को भी बहुत मुश्किल था पहुंचाना लोगों के। समझ लो मैं पंजाब क्यों फ्रांस की बात कर रहा हूँ, कोई ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, मतलब लेटर भेजनी है, तो सिंप्लीफाई कर लिया और इजी कर दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे कि इस 4 पॉइंट्स को क्वेश्चन बेसिकली ये आएगा, डिफाइन द नेपोलियन कोड ऑफ 1804। ये 4-5 मार्क्स में आते हैं। बेसिकली मैंने ये सेकंड पॉइंट में सारा वो कर दिया था, आप इसे 6 पॉइंट बना सकते हो। देख, पहला पॉइंट ये बन गया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स टूट जाएंगे, जैसे इसे अलग पॉइंट की कंसीडर में, इसे अलग पॉइंट की, इसे अलग। ठीक है, आप ऐसे कर लेना। वो मेरे एक्चुअली बोर्ड थोड़ा कम था तो मैंने एक अरेंज में कर दिया। ठीक है, कलेक्टिव कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये 4 पॉइंट बहुत इजी हैं और पेपर में मोस्ट ऑफ द ये आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की सेकंड और लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles to make the system more efficient. अब नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी तो बेसिकली खत्म कर दी थी फ्रांस में। डेमोक्रेसी तो समझते हो, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और जो पावर्स होती हैं वो डिल्यूटेड होती हैं, मतलब पूरे सिस्टम में पावर गिवन होती है। ठीक, किसी एक ऑर्गन के पास, किसी एक बंदे के पास पावर नहीं होती सारी। वैसे ही कहते डेमोक्रेसी वाला सिस्टम तो फ्रांस में खत्म कर दिया था। जैसे अब नेपोलियन आया था, उसने पावर्स तो एक बार अपने हाथ में ले ली थी। जो भी होता था उससे पहले पूछ कर होता था, जो भी कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता था वो सबसे पहला बंदा होता था। ठीक है, जिस अगर उसने हाँ की तभी कोई डिसीजन लिया जाता। फाइन, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, जो मैंने पहले बताया था पिछली स्लाइड में कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया था। अब देखो, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। अब हमने पढ़े थे, अब पिछली स्लाइड में हमने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ऐसे लड्डू पढ़े थे जिससे लोग बहुत खुश हुए थे।
वही ये कह रहे हैं, कहते हैं उसने पर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इतने बढ़िया बढ़िया रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आए थे। अब रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स याद है ना, वही जो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया, सर्वडम, ऐसे बहुत सारे बड़े थे। ठीक है, ये लेके आया और सिस्टम को मोर एफिशिएंट, और सिस्टम को क्या कर दिया, एफिशिएंट कर दिया। एफिशिएंट समझते हो, और बेहतरीन और मजबूत कर दिया। फाइन। ये अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। ये आपको बेसिकली समझ नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। कहते हैं जो फ्रेंच आर्मीज को पहले तो क्या किया, वेलकम किया गया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मतलब कि यही है हमारे, मतलब लाइक दैट भगवान, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम के भगवान। कि अब नेपोलियन की फ्रेंच आर्मी हमारे कंट्रीज में आए और हमें एक लिबर्टी, एक फ्रीडम दिलाई, ठीक है। समझ रहे हो ना। The French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned into hostility. पर जो इनिशियल इंथुसियाज्म थी, इनिशियल जोश था, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, मायूसी में। हॉस्टिलिटी मतलब मायूसी, गम, ठीक है। पहले तो जो फ्रांस के आजू बाजू जो भी कंट्रीज आती हैं, जैसे इटली, स्पेन, जो भी नियर बाई कंट्रीज आती हैं, पहले तो उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को क्या किया, वेलकम किया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, समझ गए, भगवान की तरह। पर जो इनिशियल, जो पहले जोश था, वो बाद में मायूसी में कन्वर्ट हो गया। ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी, क्या क्या कहना क्या चाहते हो, मैं बताता हूँ। ये रीजन थे जिससे जो इनिशियल इंथुसियाज्म थी, इनिशियल जोश था लोगों के बीच में, वो बाद में क्यों मायूसी में कन्वर्ट हुआ। ये 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन ने क्या किया, टैक्सेशन बढ़ा दिया, टैक्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए। ये क्यों किए, ये इसलिए किए क्योंकि उसने जैसे अलग अलग कंट्रीज पर रूल किया, तो उसके लिए उसे पैसे भी तो लगेंगे। उसने अपना फोर्स पे एक्सपेंडिचर लगाया होगा, फोर्स अपनी जो आर्मी पे खर्चा किया होगा, ठीक है, इसलिए, समझ गए। दूसरा सेंसरशिप, उसने क्या किया, सेंसरशिप कर दिया। सेंसरशिप मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन, बेसिकली ये क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर। जैसे कोई बुक पब्लिश होनी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन, कोई फिल्म, कोई आर्टिकल, ऐसे रिस्ट्रिक्शन। जैसे इंडिया में भी एक सेंसरशिप बोर्ड होती है, वो पहले कोई भी फिल्म वो होती है, पब्लिश होती है, रिलीज होती है, तो उसे पहले देखती है कि ये लोगों को दिखाने के लायक है भी कि नहीं सॉरी ठीक है। तो उसने भी क्या किया, अपना सेंसरशिप बना दी। और थर्ड, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। उसने क्या किया, धक्के से लोगों को फ्रेंच आर्मीज में फोर्स किया, भी आप हमारे फ्रांस के लिए लड़ो, ठीक है। इस 3 रीजंस के कारण जो लोगों की इनिशियल इंथुसियाज्म थी, जोश था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मायूसी में। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि बेसिकली उसने डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी थी नेपोलियन ने फ्रांस में, बट जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जो पिछले स्लाइड में पढ़े, जो इतने बड़े बड़े 4 प्रिंसिपल्स थे, उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को और एफिशिएंट कर दिया। फिर हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच आर्मीज को पहले इटली, स्पेन, जो आजू बाजू की कंट्रीज थी, उनने पहले तो एज अ वेलकम किया एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के महाराज, राजा, ठीक है। ऐसे सोचकर कि अगर नेपोलियन हमारी कंट्री को रूल करेगा तो हम बहुत आज़ाद हो जाएंगे। पर जो इनिशियल इंथुसियाज्म थी, जो इनिशियल जोश था, फिर बाद में जाके हॉस्टिलिटी, मायूसी में कन्वर्ट हो गया। फाइन। फिर उसने, ये क्यों हुआ, ये 3 कारण कि उसने टैक्सेशन बढ़ा दी, तो लोगों को लगा हमें बहुत टैक्स देने पड़ रहे हैं। फिर उसने सेंसिटिव कर दी, इससे लोगों को लगा हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो रही है, हमको राइट टू, एक राइट्स भी नहीं है, कोई हम कुछ अपना लिख भी नहीं सकते, हम अपना पब्लिश भी नहीं करा सकते। फाइन। इसके रीजन आपको पता होना चाहिए। इससे टैक्सेशन बढ़ा दिया, ओके। ये क्यों बढ़ाया, क्योंकि नेपोलियन अपनी तरफ से जाता था कि मैं अपने फोर्स, आर्मी को और मैं बेहतरीन कर सकूं, तो उसके लिए पैसा चलेगा, पैसा लगेगा, तो टैक्सेशन बढ़ाई। सेंसरशिप के लिए लोगों में क्या फीलिंग आई कि हमारी इंडिपेंडेंस क्या हो रही है, छिन रही है। थर्ड, उसने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज में लोगों को धक्के से ही लगाया। लाइक मैं चाहता नहीं कि मैं फ्रांस के लिए लड़ूं, तो मुझे फिर भी धक्के से, चलो युवराज लड़ो, तो मेरा मन भी नहीं है, मुझे फिर भी, तो ये किया। इससे लोगों को क्या लगा, इससे लोगों को जो उनकी पहले इंथुसियाज्म थी, जोश था, वो मायूसी में कन्वर्ट हो। फाइन। और हाँ, मैंने आपको बताना था कि क्यों नेपोलियन एक बढ़िया रूलर है हिटलर के। पहली बात तो ये, नेपोलियन के जो प्रिंसिपल्स थे, वो पुअर और मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छे थे, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, नेपोलियन ने किसी को टॉर्चर नहीं किया, ठीक है।
वेयर एज अगर हिटलर की बात करूं तो उसने इतने अच्छे अपने प्रिंसिपल्स नहीं थे उसके बेसिकली, और उसने एक कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे। 9th में 10th में भी आप 9th में पढ़े होगे बेसिकली, ठीक है। उसमें क्या किया था, उसने लोगों को रखा और उन्हें टॉर्चर किया, एक्सप्लॉइट किया। तो इन दो बातों से मुझे ये लगा कि एक हिटलर एक इतना बढ़िया रूलर नहीं लगा लोगों के लिए, क्योंकि रूलर के क्या होता है, एक लोगों के लिए होता है। जैसे पीएम मोदी, ये क्या है, एक लोगों के लिए है प्राइम मिनिस्टर। वैसे एक पूरे नेशन का जो रूलर होता है वो लोगों के लिए होता है। अगर वो लोगों का अच्छा नहीं कर रहा तो वो एक अच्छा रूलर नहीं बन सकता। तो इसलिए मुझे जो नेपोलियन है वो बड़े रूलर है। आज की हमारी इतना ही आज की वीडियो के, मैं और लंबी नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आया, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट होगा तो इंस्टाग्राम हैंडल पे बताना, नहीं तो कमेंट्स में बताना, ठीक है। बाय द वे कोई डाउट होना चाहिए, मैंने क्लियर तो करवा दूँ। चलो चलते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहो, अपनी नॉलेज और बढ़ाते रहो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली नॉलेज इज पावर। आप अब के टाइम पे जो नॉलेज है वही पावर है। एक व्यक्ति का जितना मर्जी पैसा हो पर उसके पास नॉलेज नहीं है ना, वो अंदर से खोखला फील करेगा। अगर वो उसका बैंक अकाउंट कल कोई छीन ले तो उसे ये होगा कि अब मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। पर जिसके पास नॉलेज होगी, चाहिए उसके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, पर उसे ये पता होगा कि हाँ मैं ताकतवर हूँ, कुछ ना कुछ उसे फीलिंग ऐसी होगी, ठीक है। ऐसी अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करते रहो। मैं तो अपनी टीचिंग के साथ आपके साथ हुई, ठीक है, पर मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, कई बार मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू।